क्वेश्चन नंबर 11, 12 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए कर रहा हूं मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन। 11 जो है ये सुदीप ब्रदर्स वाला क्वेश्चन है। इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर आपके साथ में। तो चेक कर रहा हूँ। सुदीप ब्रदर्स send goods to branches at invoice price which is obtained by adding 25% in the cost. Prepare branch account from the following particulars. ठीक है, stock on 1st April 2015, then debtors, goods supplied to branch, expenses paid by the head office, goods returned by the branch, then cash remitted to head office, stock on 31st March, stock in transit, रास्ते में भी है कुछ स्टॉक। ओके, तो डेटर्स हैं 31st मार्च को, कैश सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स दी है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, बैड डेट्स, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। तो चलिए इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ब्रांच अकाउंट। ऊपर मैं लिख देता हूं, इसमें ऊपर हेडिंग ब्रांच अकाउंट है ये। एज यूजुअल आपको सबसे पहले बैलेंसेस जो एसेट्स के होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, और यहाँ पर जो है आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि है यहाँ पर 10,000 रुपीज का। तो हम स्टॉक लिख दें यहाँ पे, चाहे तो ओपनिंग स्टॉक लिख दें, एक ही एसेट है। और डेटर्स थे क्या, डेटर्स का भी देख लेते हैं। हाँ डेटर्स भी थे, तो 2 एसेट्स हैं, तो हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख लेते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे है स्टॉक और साथ के साथ में है भाई डेटर्स। स्टॉक का बैलेंस जो है वो 10,000 था, अभी अभी हमने देखा था, और डेटर्स का बैलेंस जो है वो है 13,040 रुपीज। तो 13,040 लिख देते हैं हम यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भाई गुड्स कितने रुपए के भिजवाए थे, कितने के गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच हैं, वो हम लेके के आते हैं। तो वी विल राइट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच या सप्लाइड टू ब्रांच। और क्वेश्चन में देखते हैं कितने के दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000 रुपीज के दिए हैं, तो हमने यहाँ पे 35,000 लिख दिया। फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से लिखते हैं भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे हेड ऑफिस से पे किए गए हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, तो ये अगर हेड ऑफिस ने पे करें तो टू कैश लिख दें या टू बैंक लिख दें। इन एक्सपेंसेस के साथ नाम भी ब्रैकेट में लिखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, तो ब्रैकेट में मेंशन भी करेंगे। तो भाई इसमें सबसे पहले तो जो एक्सपेंस पे किया गया है वो है रेंट, और रेंट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,200 रुपीज का। अब रेंट का जो अमाउंट है 5,200, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि डेट भी दी हुई है। तो डेट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 15 से है, और 1 अप्रैल 15 टू 30 जून 2016। और अगर आप नोटिस करें यहाँ पर तो जो रेंट का अमाउंट है, वो रेंट का अमाउंट जो आपने पे किया है, इसमें से 5,200 रुपीज की अगर हम बात करते हैं तो 5,200 रुपीज तो आप नोटिस करिए ये 15 मंथ्स हो रहे हैं, 15 मंथ्स का रेंट हो रहा है यहाँ पर। क्यों? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 16 को बुक्स बंद होनी चाहिए, तो 31 मार्च 16 को बुक्स बंद हो रही हैं, तो 31 मार्च 16 से 30 जून 16 तक का दिया हुआ है। तो इतने रुपए के आपके क्या है कि एडवांस में रेंट का पेमेंट है। तो इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, इंटू 12/15 करिए जरा इसका। तो 12/15 अगर हम करते हैं
तो कितना आ रहा है ये हमारा? 4160। 4160। अब देखिए 4160 जो है वो हमारा यहाँ से इस साल का एक्सपेंस बनता है। और अगर हम बात समझें तो इसका मतलब इसका डिफरेंस निकालो कितना हुआ, 4160 और 5200 का डिफरेंस निकालो। आकांक्षा कितना डिफरेंस आ रहा है देखिए। 1040। 1040। अब 1040 रुपीज के जो एक्सपेंसेस हैं वो एडवांस में। अब हम इसको दो वे से कर सकते हैं। एक वे ये कि भाई हम यहाँ पर कितना कैश पे कर रहे हैं वो लिखें, और जब हम क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं तो वहां पर हम एसेट के तौर पर उसको दिखा दें। और दूसरा हम यहाँ पर एडजस्टेड ब्रैकेट में लिख दें कि एडजस्टमेंट हुई है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इस जगह पर हम रेंट लिखेंगे, और थोड़ा सा ये अकाउंट बड़ा होने वाला है तो मैं नीचे ही जगह ले लेता हूँ। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पर आप जब क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो आप लिखोगे, एसेट्स लिखते हो ना आप, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कितना था? 1040। तो दो ऑप्शन क्या है कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5600 और दूसरी तरफ 1040 का एडवांस करके क्लोजिंग बैलेंस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो साल का एक्सपेंस है वो 4160 आ जाएगा। और आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, टू कैश ब्रैकेट में एडजस्टेड लिख दीजिए, एडजस्टेड रेंट, और लिख दीजिए 4160। कुल मिला के आना 4160 चाहिए। तो या तो आप एडजस्टेड रेंट लिख करके 4160 लिख दें, या 5600 लिख करके एडवांस रेंट 1040 लिख दें, तो बात वही है। क्योंकि लिखना तो सिर्फ हमें साल का है एक्सपेंस। भाई एक साल के अकाउंट्स बना रहे हैं तो एक साल के अकाउंट्स लिखे हिसाब लिखेंगे ना, उसमें 15 महीने के खर्चे थोड़ी लिख देंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट डिफीट होगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी का तो जरूर आप मेरे से बीच में पूछेंगे, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इंश्योरेंस इज अप टू 30 जून 16, 7200 रुपीज का इंश्योरेंस है। और ठीक यही काम इन्होंने इंश्योरेंस के साथ में भी किया हुआ है। तो 7200 के लिए भी आप इसी तरीके से एडजस्टमेंट करके देखिए कि इस साल का कितना होता है। तो 7, एक नोटिस कंपैरिजन करिए, यहाँ पे 1 अप्रैल से नहीं है, 1 अप्रैल से नहीं है यहाँ पर, ये 30 जून से तक का है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा कि 7200 इज फॉर 12 मंथ्स, और इस साल में केवल 9 मंथ्स का ही होगा। तो 6 9 जा 5400 रुपीज होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर के रेंट में और इंश्योरेंस के ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें डिफरेंस है। उसने बताया है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का है, और इंश्योरेंस में बताया कि 30 जून तक का है। आपको एक बात और भी बता दूं कि इंश्योरेंस की जो पेमेंट्स होती हैं वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यूजुअली। आप अपने स्कूटी का बीमा कराते हो या अपने कार का इंश्योरेंस कराए, वो साल भर के होते हैं, ये अमूमन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो है 12 महीने का रहा होगा, और 30 जून जो है वो तक चला गया। तो बुक्स तो 31 मार्च की हैं, यानी कि 3 मंथ्स का इसमें से एडवांस चला गया। तो 7200 अगर 9 मंथ्स का है, सॉरी 12 मंथ्स का है, तो उसमें से 3 मंथ्स का एडवांस चला गया। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा आपका? 1800 रुपीज। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 7200 रुपीज पे किए गए थे उसमें से 1800 रुपीज जो है वो आपके आगे वाले पीरियड के, आने वाले पीरियड के। तो हम यहाँ पर फिर वैसे ही लिखेंगे, चाहे तो हम 5400 डायरेक्ट ब्रैकेट में एडजस्टेड लिख के कर दें, या हम 7200 पूरा लिखें और उसमें से 1800 दूसरी तरफ लिख दें कि एडवांस है, वो बात एक ही होगी। तो इंश्योरेंस है, और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 7200 पे किया गया है, और एडवांस इंश्योरेंस जो है वो आपका है यहाँ पर इसमें से 1800 रुपीज। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। सैलरी एंड वेजेस का अमाउंट है 11,200। तो सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस जो कि हैं भाई 11,200 रुपीज। फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें दिया हुआ उन्होंने कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस कर दिए। तो
जब गुड सेंड टू ब्रांच होता है, अगर वापस कर दिए गए तो उसी को उल्टा करके लिख देते हैं। और इस जगह पर हम ये भी लिखते हैं कि कैश कितना आया हमारे पास। तो कैश कौन कौन सी चीजों का लिखना होता है, कैश रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस या कैश सेंड टू हेड ऑफिस जो भी है। एक तो कैश सेल्स का लिखना होता है अमाउंट आपको, और दूसरा आपको डेटर से कितना मिल रहा है वो लिखना होता है, डेटर्स का कैश। इस जगह पर अब आप इसमें से यहाँ से जो है गुड्स सेंड टू ब्रांच में से जो रिटर्न हो गए वो आपने अपोजिट साइड में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसी अकाउंट को हम कम कर रहे हैं, और कम क्यों कर रहे हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच के थ्रू हमारे पास से जो है वो गुड्स गए थे, अब यहाँ से गुड्स वापस आ गए हैं, तो उसी अकाउंट में ही हमने लेस करके उसको कम कर देना है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, और इस जगह पे आप ब्रैकेट में ये जरूर मेंशन करिए कि दीज आर रिटर्न्स, ये रिटर्न है, और ये कितने के हैं, 4000 के क्वेश्चन में किए गए, ये 4000 रुपीज के। फिर लिखा हुआ है जी कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कितना कैश इन्होंने हेड ऑफिस को भिजवाया। तो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दिया हुआ है 45,200 रुपीज। तो हम सीधा लिख देते हैं 45,200, ये इकट्ठे ही दिया हुआ है तो हम इकट्ठे लिख दे रहे हैं कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 45,200। रेमिटेड का मतलब भिजवाने से होता है। फिर इसके बाद आप देखिए और क्या दिया हुआ है कि फिर हम आगे चलते हैं। फिर स्टॉक दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000। तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिख दें यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक 8,000। थोड़ा सा अकाउंट को मैं एक्सटेंड कर दूं, ये ड्रॉ कर दूं नीचे तक। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एक और बात बताई गई है कि स्टॉक इन ट्रांजिट। देखिए स्टॉक इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टॉक जो रास्ते में, अब जैसे हेड ऑफिस किसी दूसरे सिटी में और ब्रांच किसी दूसरे सिटी में, तो वहां से स्टॉक उन्होंने बिल काट के भिजवा दिया, पर अब सामान रास्ते में पहुंचा नहीं, तो है तो वो सामान उस ब्रांच के लिए भिजवाया गया, और वो भी बस फर्क इतना हो गया कि उनके गोदाम में नहीं पहुंचा, उनके वेयरहाउस में नहीं है, वेयरहाउस में ना होकर के वो क्या है, रास्ते में। तो हम अगर सही ढंग से बात को समझें तो जो स्टॉक इन ट्रांजिट है वो एक तरह का हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है। कैसे क्लोजिंग स्टॉक है मैं फिर से बताता हूँ। हम वेयर हाउस में जाते हैं, गोदाम में जाते हैं, वहां पे जो स्टॉक रखा हुआ वो हम उसको कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसी तरह से कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि बस वो हमारे गोदाम में नहीं है, वो गाड़ी में है और रास्ते में आ रहा है, तो वो स्टॉक जो है गोदाम के बाहर सिर्फ वो जिस भी मोड से आ रहा है उस ट्रांसपोर्ट में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो वो जो स्टॉक इन ट्रांजिट है वो क्लोजिंग स्टॉक का ही एक पार्ट है। बस फर्क क्या है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ पे गोदाम में नहीं है, वो रास्ते में है और आ रहा चलते हुए। तो उसको डील करने के लिए आपका मन जो माइंड में जो विजन रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि स्टॉक इन ट्रांजिट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय स्टॉक इन ट्रांजिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जगह पे भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। आना वो क्रेडिट में, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि इट इज मोर और लेस द पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक इन ट्रांजिट, और स्टॉक इन ट्रांजिट जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 900 रुपीज का, तो हम स्टॉक इन ट्रांजिट 900 रुपीज लिखते हैं। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है कि डेटर्स क्लोजिंग है 8,000 रुपीज के। तो क्लोजिंग डेटर्स पे आ जाते हैं और डेटर्स जो है वो लिख देते हैं। डेटर्स का फिगर है हमारा 8,000। अब देखिए और फिर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लें हम। यहां पर कैश सेल्स दी हुई है और क्रेडिट सेल्स दी हुई है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स दिया हुआ है, बैड डेट्स दिए हुए हैं और गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स दिए हुए हैं। देखिए ये सारी चीजें अगर आप सोच के देखें
तो ये उनकी ब्रांच में उनके डेटर से रिलेटेड दी हुई है, जो क्रेडिट सेल्स ऑनवर्ड सारी चीजें। क्रेडिट सेल्स भी आपने वहीं लिखनी है, डिस्काउंट अलाउड भी आपने वहीं लिखनी है, और बैड डेट्स भी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स भी, ये सब चीजें आपने उसमें डेटर्स के अकाउंट में लिखनी है। ये डेटर्स अकाउंट का पार्ट है। अब एक मन में जो प्रश्न आता है वो ये प्रश्न आता है कि सर यहाँ पर जो है डिस्काउंट अलाउड जो है ये तो एक्सपेंस है, तो ब्रांच अकाउंट में हम एक्सपेंस के तौर पे लिखें उसको, और इसी तरीके से बैड डेट्स हुए वो भी एक लॉस है, तो उसको भी ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट निकालते समय लॉस को दिखाना चाहिए। देखिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब आपने डेटर्स का अकाउंट बनाया, डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा, तो आप देखिए कि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया होगा। जब आप डेटर अकाउंट बनाएंगे, अगर बैड डेट लिख देंगे, डिस्काउंट लिख देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का कम हो गया होगा। जब क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया होगा तो आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी और ऑटोमेटिकली वो जो है उसके एक्सपेंस का पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के आपको जो बड़े तौर पर बात याद रखनी है कि जो एक्सपेंसेस उनके लेवल पे वहीं पे हो रहे हैं उनको हमने नहीं लिखना होता है। एक बात और भी बताऊं कि अगर कोई एक्सपेंस ब्रांच खुद पे कर रही है अपने पास से, तो उस एक्सपेंस को भी नहीं लिखते हम। उस एक्सपेंस को क्यों नहीं लिखते? क्योंकि भाई उन्होंने जो कैश था उस कैश में से ही पे किया होगा, तो कैश उन्होंने कम भिजवाया होगा। जब कैश उन्होंने कम भिजवाया होगा तो अपने पास उतने खर्चा आ गया। अगर हमें 1 लाख रुपए का कैश भिजवा रहे हैं और 10,000 उसमें से खर्च कर देते हैं, वो 90,000 का भिजवाएंगे, तो भाई ऑटोमेटिकली 90,000 जब भिजवाएंगे तो 10,000 कम होके आएगा, तो क्रेडिट में रिवेन्यूज 10,000 कम आएंगे। तो जब कम 10,000 आएंगे रिवेन्यू, तो ऑटोमेटिकली उस एक्सपेंस का या लॉस का इफेक्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा होता है केवल वही लिखे जाते हैं। ब्रांच के लेवल पे जो ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा जो कैश भिजवाना होता है उसमें से काट लिया होता है, और उन्होंने जो डेटर्स होते हैं, जब डेटर्स की बात कर रहे हैं, डेटर्स रिलेटेड एक्सपेंस है तो डेटर अकाउंट में लिखे गए, डेटर ऑलरेडी रिड्यूस कर दिए गए। तो जब हमारी कोई एसेट वहां की रिड्यूस हो गई है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आ गया वहां पर। तो एक और इसी कड़ी में बात समझाते हुए मैं चलता हूँ कि जैसे वहां पे फर्नीचर दिया हुआ है, स्टार्टिंग में बताते हैं जी 2 लाख रुपए का फर्नीचर और 10% डेप्रिशिएट हो गया। अब 2 लाख का फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट हुआ यानी कि 20,000 हो गया। तो आप ओपनिंग में 2 लाख लिखोगे और क्लोजिंग में 180 लिखोगे, क्योंकि 20,000 का डेप्शन लग गया और वो क्लोजिंग कितना हो गया 180। अब यहाँ पर भी हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं डेप्रिसिएशन लिखने वाले? भाई वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाएगा। 2 लाख ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग में आपने बताया जी वो फर्नीचर 1,80,000 का, 20,000 कट गया, तो क्लोजिंग बैलेंस जब आप 180 लिख रहे हो तो इधर 2 लाख है और इधर 180 है, तो 20,000 डेबिट में बढ़ गया ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बढ़ गया वहां पर। तो किसी भी एसेट का अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को नहीं लिखना है। जैसे फर्नीचर ओपनिंग लिखा और फिर फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जितना डेप्रिसिएशन आना होगा वो आ गया। डेटर्स ओपनिंग लिखा और डेटर्स का क्लोजिंग लिख दिया तो डेटर्स रिलेटेड जो डिस्काउंट अलाउ करेगी, डेटर्स को जो बैड डेट्स होगा डेटर से, वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट के थ्रू इफेक्ट में आ जाएंगे। तो ये एक कॉमन सा मिस्टेक जो स्टूडेंट्स से हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो डेटर्स का जो बैड डेट्स का पार्ट है वो दिखा देते हैं, डिस्काउंट का वो पार्ट है, इसको हमने नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करिए या मैसेज करिए। अब हम आगे चलते हैं। तो क्रेडिट सेल्स की हमें इनफैक्ट में जरूरत ही नहीं थी, और अब डेटर्स से रिलेटेड हमें 3 चीजें जो चाहिए थी वो तीनों मौजूद थी, इसलिए हमें डेटर अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम 3 चीजें कौन सी चाहिए होती हैं देख लें एक बार। ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है, क्लोजिंग चाहिए होता है, और जो कैश हमसे मिला तो उन्होंने बता दिया कि टोटल कैश हमने इतना हेड ऑफिस में भिजवाया, तो उसके अंदर जितना कैश था वो कटने के बाद आया होगा और वो हमने हेड ऑफिस में भिजवा दिया। तो ऑटोमेटिकली हमें जो इफेक्ट है वो देने की भी जरूरत नहीं और हमें किसी भी तरह से डेटर अकाउंट के बनाने की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें तो क्रेडिट सेल्स नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। अब हमारे को सिर्फ जो अगला पार्ट देखना है वो सारे के सारा पार्ट जो है वो लोडिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो पार्ट प्रॉफिट का जो उसमें जोड़ दिया गया, जो उसमें एनहांस किया गया, जो बड़ा हुआ पार्ट है। तो चलते हैं हम उसको देखते हैं। अब सबसे पहले जो स्टॉक है, इस स्टॉक में कुछ ना कुछ लोडिंग हुई होगी, फिर गुड्स एंड टू ब्रांच में लोडिंग हुई होगी, कुछ रिटर्न वाले में हुई होगी और कुछ क्लोजिंग स्टॉक में हुई होगी, और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा एक स्टॉक अलग से और भी था, स्टॉक इन ट्रांजिट, उसके ऊपर भी कुछ लोडिंग्स रही होगी।
तो चलिए हम इसमें से लोडिंग्स का एडजस्टमेंट करते हैं। लोडिंग्स का मतलब क्या है कि जितना पार्ट उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। हेड ऑफिस क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% कॉस्ट में जोड़ के भेज रहा है। तो हम इसमें एक वर्किंग भी बना लेते हैं कि अगर कोई किसी चीज की कॉस्ट 100 है तो उसमें लोडिंग वो 25 कर दे रहे हैं और इनवॉइस प्राइस वो कितनी कर रहे हैं, 125। लोडिंग कह लें या प्रॉफिट कह लें या एनहांसमेंट कह लें या इंक्रीज कह लें, इंक्रीज कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लोडिंग, एनहांसमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट्स कह सकते हैं कि प्रॉफिट उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये कि 100 रुपीज की चीज होती है, 25 उसमें बढ़ाते हैं और इनवॉइसिंग जो करते हैं वो 125, इनवॉइस प्राइस 125 होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर लोडिंग किसी पे 25 की है होगी, अगर उसकी इनवॉइस प्राइस 125 है। तो इसी तरीके से अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमें दिया हुआ था 10,000 रुपीज का। तो अब ये जो 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है इसमें लोडिंग्स कितनी रही होंगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये इसकी इनवॉइस प्राइस 10,000, x इज इक्वल्स टू लोडिंग और 25 5 जा, तो ये आपका हो जाएगा 2,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ओपनिंग स्टॉक में 2,000 रुपीज की लोडिंग्स रखी गई है। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या करना है, कम करना है। तो जो स्टॉक को वैल्यू कम करनी होती है उसको कई नाम से लिखते हैं। जनरली जो कॉमन नेम है कि स्टॉक को जब कम करना होता है तो हम वी राइट बाय स्टॉक रिजर्व। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि स्टॉक रिजर्व लिखा, 2,000 रुपीज जो बढ़ा हुआ था, तो जो स्टॉक है ये 10,000 रुपीज के स्टॉक को हमने ठीक कर दिया। अब इसी तरह से गुड सेंड टू ब्रांच या गुड सप्लाई टू ब्रांच को ठीक करना है हमने, फिर रिटर्न वाले को भी ठीक करना है हमने, इसके जितना पार्ट है उसके पार्ट का इफेक्ट कम करना है जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा हुआ है, फिर क्लोजिंग स्टॉक वाले पार्ट को भी ठीक करना है और इसी तरह से स्टॉक इन ट्रांजिट के पार्ट को भी ठीक करना है। तो अभी हमने एक पार्ट को ठीक कर दिया। अब हम गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो पार्ट है उसको एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाय शॉर्टकट में लिख देता हूँ गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है 35,000 दी हुई थी। इस 35,000 की वैल्यू को ठीक करना है, इसकी सही वैल्यू जो है वो करनी है। कितना बढ़ा दिया गया होगा ये हम कैलकुलेट कर लें। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है उसमें भी यही रूल लगाएंगे कि अगर किसी की इनवॉइस प्राइस 125 है तो लोडिंग 25 है। अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच की इनवॉइस प्राइस 35 है तो लोडिंग कितनी हो जाएगी, और x इज इक्वल्स टू ये आ जा रहा है आपका 7,000, 25 5 जा एंड 5 7 जा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 7,000 रुपीज की जो है वो लोडिंग पड़ी गई थी। तो हम आते हैं इसमें 7,000 रुपीज को एडजस्ट कर देते हैं। अब हमने डेबिट के दोनों जो स्टॉक थे उनको हमने एडजस्ट कर दिया। अब हम चलते हैं गुड्स जो रिटर्न हुए थे उनकी जो है लोडिंग को ठीक करते हैं। तो जो गुड्स रिटर्न हुए थे तो उसके लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही होगा। ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि रिटर्न वाले की बात हो रही है। और गुड सेंड टू ब्रांच जो रिटर्निंग थी कितने की थी, 4,000 की थी। तो अब हम 4,000 के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं और रिटर्न्स के लिए इसमें लोडिंग कितनी होगी रिटर्न्स, तो वैसे ही लिख लेंगे। लोडिंग होती है 125 की अगर इनवॉइस प्राइस होती है 125 की, और इसी तरह से अगर इनवॉइस प्राइस रिटर्निंग वाले गुड्स की 4,000 है तो उसके ऊपर लोडिंग कितनी होगी, लोडिंग आ जाएगी 800 रुपीज। इसका नाम 800 रुपीज उसमें लोडिंग है। तो हम 800 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो टू स्टॉक रिजर्व, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमारा 8,000 का है।
8000 के ऊपर भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ये है हमारे 25/125 और क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 8000 का, x इज इक्वल्स टू 1600, तो 1600 हम ले आते हैं यहाँ पे 1600। फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए एक स्टॉक का पार्ट और भी था, स्टॉक इन ट्रांजिट, तो ये भी स्टॉक रिजर्व का ही पार्ट होगा, हम लिख देंगे इन ट्रांजिट वाले स्टॉक का है। तो इन ट्रांजिट वाले स्टॉक को हम एडजस्ट करें, इसकी वैल्यू भी ठीक करें, क्योंकि वहां से जो प्राइस थी उसकी तो बढ़ के ही चल रही है, एनहांस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है, तो ट्रांजिट वाले स्टॉक को भी ठीक कर लेते हैं। ट्रांजिट वाले के लिए loading upon invoice price 25 is loading if invoice price is 125 and in transit जो था वो 900 था और इसकी वैल्यू कितनी बढ़ के आ गई होगी 180 रुपीज। तो 180 जो है वो हम इसकी लोडिंग को रिड्यूस करेंगे, 180 हमने इसकी लोडिंग को रिड्यूस करना है। अब इसके बाद अगला काम जो है वो आपने करना है, टोटल करना है और मुझे बताना है प्रॉफिट कितना है। सब लोग टोटल करिए, सब लोग टोटल करिए। दूसरी तरफ का टोटल देखिए, इसमें लॉस है, ये वाली साइड डेबिट साइड बड़ी होगी, इसमें लॉस है, डेबिट साइड बड़ी होगी। डेबिट साइड का टोटल बताइए कितना आ रहा है? 84,220। माइनस करके बताइए लॉस आया कि नहीं आया? आ गया सर, 6,280। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? 8 कितना आ रहा है टोटल इसका? डेबिट साइड बड़ी है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका डेबिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड में टोटल आ रहा है इसका कितना आ रहा है भाई टोटल? 84,220। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट साइड है बड़ी और लॉस आंसर आएगा, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 84,280 220 84,220 और यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और वो आ जाएगा आपका 6,280 रुपीज। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। ये भी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, उसको हम क्लियर करते हैं। मैं चल रहा हूँ आपके साथ, स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। Sharma Limited started on 1st April 2015 2 branches at Mathura and Jaipur. All goods sold at the branches are received from head office, invoiced at cost plus 25%. ठीक है, इन्होंने 2 ब्रांचेस शुरू करी हैं और यहाँ पर जो है गुड्स भेजते हैं, और एक मथुरा ब्रांच है और एक जयपुर ब्रांच गुड्स भेजते हैं ये 25% कॉस्ट में जोड़ने के बाद, यानी कि इनवॉइस प्राइस सिस्टम से। All expenses relating to the branches are paid by the head office. सारे expenses head office पे करता है, यानी कि ये भी dependent branch का क्वेश्चन है। Each branch had its own sales ledger and sends weekly statement. ठीक है, all cash collections are remitted daily to the head office by the branches. जितना भी कैश का कलेक्शन होता है सारे के सारा डेली वो हेड ऑफिस को भिजवाते हैं। The following particulars relating to the half year ended 30th September 2015 have been extracted from the weekly statement sent by the branches. ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? एक तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अब नई ब्रांच खुली है, ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में कुछ सामान वहां पर उधार बेचा जाता हो,
कस्टमर्स बढ़ गए होंगे तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक ब्रांच खोल दी और वो जो डेटर्स थे वो उनको दे दिए। तो स्टॉक तो ओपनिंग नहीं हो सकता क्योंकि नई ब्रांच खोल रहे हैं, पर डेटर्स ओपनिंग हो सकते हैं। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नई ब्रांच खुल रही है तो फिर उसमें ओपनिंग डेटर्स कैसे हो सकते हैं। भाई बिजनेस कर रहा है, हेड ऑफिस काफी जगहों पे बिजनेस कर रहा है, उसने देखा कि कस्टमर उस एरिया से बहुत आते हैं तो उन्होंने फिर वहीं पे एक ब्रांच खोल दी। तो उनसे जो पैसे पहले से लेने थे वो इनको ही हैंड ओवर कर दिए कि ये आपके पास के ओपनिंग डेटर्स हैं, या आपके लिए। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, देन गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, ठीक है, रेंट एंड रेट, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, कैश सेल्स, इन्वेंट्री 30 सितंबर यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट्स हैं, सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस showing the profit and loss for the period and the statement of profit and loss separately for each branch। तो चलिए पहले तो हम ब्रांच अकाउंट बना के देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है, इसमें से क्या क्या चीजें मिसिंग है, इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। ओपनिंग दिए हुआ है, गुड्स रिसीव दिए हुए हैं, देन ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दो अलग अलग हम अकाउंट ब्रांच के भी बना सकते हैं, एक मथुरा का बना लें, एक जयपुर का बना लें, या हम कॉलमनर फॉर्म में भी बना सकते हैं अगल बगल उसकी डिटेल्स लिखते हुए। तो चलिए मैंने तो कॉलमनर फॉर्म में ड्रॉ कर लिया है, मैं अगल बगल बना के कर ले रहा हूँ, और आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसा कर लीजिएगा। अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला वाला जो है वो मथुरा ब्रांच है, ये मथुरा ब्रांच, और दूसरा है जी जयपुर ब्रांच, मथुरा एंड जयपुर। ऊपर हम लोग लिख देते हैं जी ब्रांच अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर, जो भी डेट है वो लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्टॉक लिख लीजिए जो दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक, सॉरी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ओपनिंग डेटर्स हैं, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स, नई ब्रांच है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर भी क्योंकि नई ब्रांच है और किस चीज का बैलेंस है इनके पास, डेटर्स का, तो हम लोग लिख देते हैं ये डेटर्स, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेटर्स इन द बिगिनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो डेटर्स थे 34,500 रुपीज के, और जयपुर के थे आपके 23,600 रुपीज के। फिर हम आगे चलते हैं और लिख लेते हैं हम कौन सा आगे अमाउंट है, गुड्स एंड टू ब्रांच का। तो सबसे पहले हम लोग को डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ था, डेटर्स का बैलेंस हम लोगों ने लिख लेना है जो कि 34,500 और 23,600 है। इसके बाद फिर हमने यहाँ से गुड्स भिजवाए, जिसको आप कहते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच या गुड्स सेंड टू ब्रांच, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, और वो है 1,50,000 और 1,25,000 के। तो इसको लिख दीजिए 1,50,000, और दूसरी तरफ दूसरी ब्रांच के हैं 1,25,000। फिर इसके बाद यहां से हम लोगों ने उनके खर्चों को पे करना शुरू किया हेड ऑफिस ने। तो टू बैंक एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, रेंट रेट्स हैं, रेंट एंड रेट शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद सैलरीज है टू बैंक, ब्रैकेट में हम लिख दें सैलरी। फिर इसके बाद है भाई आपका जनरल एक्सपेंस टू बैंक,
जनरल एक्सपेंस, फिर इसके बाद है एडवर्टीजमेंट, तो टू बैंक एडवर्टीजमेंट, इनके अमाउंट्स भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो अमाउंट दिया था रेंट रेट्स का है 3200 and 4500, 3200 and 4500। फिर है भाई आपकी सैलरी 16,000 and 18,000, यहाँ की 16,000 है, दूसरी ब्रांच की है 18,000। फिर जनरल एक्सपेंसेस है 2600 और 1500, 2600 और 1500। फिर इसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 75 and 52, 7500 and 5200। फिर इसके बाद उन्होंने हमें पैसे भिजवाए, जो पैसे हमारे पास आए हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो बाय बैंक, और बाय बैंक इनसे हमें पैसे आ रहे हैं, एक तो कैश सेल के आएंगे और दूसरा डेटर्स के होंगे। तो देखिए कैश सेल कितने दिए हैं, 78,600 and 85,200, 78,600 और 85,200। एक बार अमाउंट फिर से देख लें, 85,200 था। फिर इसके बाद यहां से और क्या ट्रांजैक्शन हुआ, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहां पर बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स, ये तीनों चीजों को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इन तीनों चीजों को क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब डेटर्स अकाउंट बनाया होगा उसमें ऑलरेडी आ गया। अब यहां पर मैटर एक और फंसता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि क्लोजिंग डेटर्स वो नहीं दिया हुआ है, और इसके अलावा क्या है, एक और इंफॉर्मेशन भी मिसिंग है। वो मिसिंग ये कि डेटर्स ने कितने पैसे दिए। तो हम यहाँ पर डेटर्स ने कितने पैसे दिए या तो ये पता कर सकते हैं, या फिर क्लोजिंग डेटर्स कितने ये पता कर सकते हैं। तो अब चूंकि एक साथ दो मिसिंग इंफॉर्मेशन को नहीं पता किया जा सकता, तो यहाँ पर एक सपोजिशन हम ये लेके चलेंगे कि डेटर्स ने कोई पैसा नहीं दिया है और उनका जितना भी बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस हम उठा करके एज इट इज लिख देंगे। तो चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो क्लोजिंग बैलेंस पता करने के लिए, तो क्लोजिंग बैलेंस पता करने के लिए हमें एक ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा दोनों ब्रांचेस का। तो दोनों ब्रांचेस का एक अकाउंट बनाएंगे। तो पहले मैं बना ले रहा हूं, क्योंकि डबल कॉलम बनाना पड़ेगा, तो मेरे को ड्रॉ कर लेता हूं मैं भी यहाँ पर। जस्ट एक मिनट आप होल्ड करिए, एक लाइन और खींच लेता हूं मैं। ये वाला हमारा मथुरा ब्रांच का डेटर अकाउंट है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं डेटर्स अकाउंट, और दूसरा जयपुर का, मथुरा एंड जयपुर। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिए हुए थे भाई इसके 34,500 and 23,600, 34,500 and 23,600। फिर हमने उनको सेल्स करी है, जो सेल्स करी है वो क्रेडिट वाली यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें कैश दिया होगा या चेक दिए होंगे या बैंक दिया होगा, बैंक से कुछ अमाउंट जमा कराया होगा, जो डिटेल्स मिसिंग है। फिर साथ के साथ बैड डेट्स हैं, ये हम ऑलरेडी अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, पोस्टिंग हो जाएगी बाय बैड डेट्स, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी थी, वो भी है यहाँ पर।
और इस तरीके से आखिरी में आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उन इन्फॉर्मेशन को हम पहले पुट करें। क्रेडिट सेल्स दी हुई है 1,25,200 एंड 1,10,000। तो 1,25,200 और 1,10,000 रुपीस। इसके बाद उनके बैड डेट्स दिए हुए थे, बैड डेट्स जो है वो 6,000 है और दूसरे का नील था। और गुड्स रिटर्न कितने थे? गुड्स रिटर्न है 2,300 एंड 1,200। तो गुड्स रिटर्न लिख लेते हैं 2,300 एंड 1,200। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कैश और बैंक के डिटेल्स दी होनी चाहिए कि कैश कितना दिया है, चेक्स कितने के दिए, वो नहीं दिया हुआ है। अगर वो दिया होगा तो क्लोजिंग, अब एक साथ दो चीजें नहीं पता कर सकते। तो ऐसे हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि उन्होंने कोई पेमेंट हमें किया नहीं है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं आया, तो उसको नील मान लिया, तो ऑटोमेटिकली उतना क्लोजिंग बैलेंस बढ़ के आ जाएगा। तो बैलेंस क्लोजिंग का आप पता कर लीजिए कितना है। हम टोटल करते हैं और डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,59,700 और इसमें से इसका बैलेंस 1,33,600, दूसरे वाले का 1,33,600 है 600, और माइनस करने के बाद इसमें से हमारा जो 1,51,400, 1,51,400 और 1,32,400। 1,32,400। तो इस तरीके से हमने क्लोजिंग बैलेंसेस को पता कर लिया और अब हम क्लोजिंग बैलेंसेस को यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि डेटर्स ने कितना पैसा दिया है, तो हमने यहाँ पे डेटर्स का जो अमाउंट है वो यहाँ पर इस जगह पर ये मानते हुए लिखा है कि यहाँ पे नील था, कुछ उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर हम बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिख लें। बैलेंस कैरिड डाउन दो चीजों का होगा आपकी बार, एक तो डेटर्स जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, यहाँ पे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल जो भी आप लिख लें, और दूसरा आपका स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री का बैलेंस होगा। डेटर्स का अभी अभी हम बैलेंस कैलकुलेट करके हटे हैं, वो आ रहा था 1,51,400 और दूसरे का था 1,32,400 रुपीज। स्टॉक का बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो है आपका 45,000 एंड 35,000। तो स्टॉक लिख दे रहे हैं हम 45,000 और 35,000, ये हमने स्टॉक का बैलेंस लिख दिया। अब देखिए इसमें आने वाले सारे कंटेंट्स लगभग रखती है। अब हमें देखना है कि कहाँ पर इसमें लोडिंग्स हैं। तो देखिए एक तो ओपनिंग स्टॉक का जो होता है अमूमन वो तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है इसमें आपके लोडिंग होगी और रिटर्न्स भी कुछ नहीं है और स्टॉक है। तो लोडिंग्स जो है वो इस जगह पर है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग को एडजस्ट कर दें बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, और दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को एडजस्ट करेंगे। तो वी विल राइट टू स्टॉक रिजर्व। अब भी जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करके हटे हैं कि अगर कोई कॉस्ट किसी चीज की 100 है तो उसमें लोडिंग या प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है 25 और उसकी इनवाइस प्राइस मिल जाती है 125। तो वैसे ही अब यहाँ पे देखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या, पहले मथुरा ब्रांच का देख लेंगे। तो मथुरा ब्रांच के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कितनी लोडिंग है। 1,50,000 रुपीज का जो पार्ट था उसके लोडिंग हटानी है हमने। तो अगर किसी में लोडिंग 25 है तो उसकी इनवाइस प्राइस होती है 125, और इसी तरीके से यहाँ पे जो इनवाइस प्राइस है वो 1,50,000 है। तो इसका मतलब इसके अंदर लोडिंग का जो पार्ट होगा वो है आपका 30,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग लिख दी 30,000। फिर इसी तरीके से गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है जयपुर ब्रांच की है उसकी लोडिंग को भी हटाना है। तो लोडिंग इज 25 एंड इनवाइस प्राइस इज 125।
अगर इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है 1,25,000, तो 1,25,000 अगर इनवॉइस प्राइस है तो इसका मतलब x और x यानी कि 25,000 रुपीज की लोडिंग होगी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से इनके क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को भी हटाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मथुरा का और क्लोजिंग स्टॉक जयपुर का, लोडिंग अपॉन इनवॉइस प्राइस, लोडिंग अपॉन इनवॉइस प्राइस एंड 25 by 125, 25 by 125। ये स्टॉक था आपका क्लोजिंग स्टॉक 45,000 और इसका था 35,000। तो इसके अंदर लोडिंग हो जाएगी x = 9,000 और यहाँ पे हो जाएगी भाई x = 7,000। 25 5 जा और 5 7 जा, तो यहाँ पर लोडिंग जो है वो हम रखते हैं, कैंसिल करें उसके इफेक्ट स्टॉक रिजर्व के। स्टॉक रिजर्व का 9,000 आ गया यहाँ पर और 7,000 आ गया यहाँ पे। बस अब आपने इसका टोटल करना है और प्रॉफिट पता करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका टोटल। तो पहले हम मथुरा ब्रांच की बात करते हैं। 78,600 प्लस 30,000 प्लस 1,51,400 प्लस 45,000, तो ये आ जा रहा है 3,05,000। 3,05,000 और यहाँ पर हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे 34,500, 1,50,000, 3,200, 16,000, 2,600, 7,500 और 9,000, तो ये हो जाएगा आपका 82,200। अब हम जयपुर को टोटल करते हैं, तो जयपुर में 85,200 प्लस 25,000 2,77,600 2,77,600 2,77,600। इसमें से माइनस कर देते हैं तो 23,600, 1,25,000, 4,500, 18,000, 1,500, 5,200, 92,800। तो ये आ रहा है भाई 92,800।